द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं इतिहास के अगले पार्ट को लेकर। पिछले क्लास में 1857 के विद्रोह तक क्वेश्चन आंसर हो गए थे। अब अगला चैप्टर है अन्य जन आंदोलन। अब देखें, इसमें पहला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ। तो यह है नील विद्रोह। इन सब के डेट आपको याद रहने चाहिए। नील विद्रोह 1859-60, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1855-56 और पावना विद्रोह 1873-76। इनका डेट आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक ये हैं दीनबंधु मित्र। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, ये रचना दीनबंधु मित्र। नील दर्पण वही रिपीटेड क्वेश्चन है। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। इसका आंसर है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। इस टाइम कृत्रिम रूप से नील का उत्पादन होना शुरू हो गया था, इसलिए ये खेती वाले में हतोत्साहित किया गया। खेती से बनाने वाले नील का उतना महत्व नहीं रह गया कृत्रिम तरीके से जब बनाने लगे तो। अगला है वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ में ये गीत दिए थे। आनंद मठ की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। इसी वंदे मातरम को 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया। तो यह है सन्यासी विद्रोह। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति। ये बंकिम चंद्र चटर्जी। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है मिलाना है। पावना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। इसको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए सीधे आंसर पे पावना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन कृषक विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 63 गलत दिया है, 67 होगा, 67 होगा। 1763 से 1867 इसलिए होगा क्योंकि जब तक वहाँ बंगाल में दीवानी का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक किसानों की स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी कि सन्यासी विद्रोह करना पड़ जाए। और वही जब भू राजस्व अधिकतम वसूल लिए और लोगों ने खेती बंद कर दी है, उसके बाद अंग्रेजों ने जब तीर्थ यात्रा कर लगाया था तब ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। और यहाँ घटना चक्र में होते हुए भी ये 63 से 1800 दिया है। मिस प्रिंट कहेंगे इसको, लेकिन गलत भी कहेंगे, ये गलत है। अब कोल विद्रोह 1831-32। अगला है मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो ये है बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये सब बिहार पीसीएस के सवाल हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र ये पटना था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। ये गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका, गारों का। गारो खासी जयंती जो है उसी गारों का। अगला है पागलपंथ की स्थापना किसने की। तो यह है करम शाह। कौन फराजी विद्रोह का नेता था। दादू मियां। फराजी कौन थे। ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये कहाँ के थे। ये केरल के त्रावणकोर रियासत के दीवान थे। ये दीवान वेलु थम्पी कहे जाते थे। इनका विद्रोह काफी फेमस है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। वासुदेव बलवंत फड़गे। अगला रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। यह पश्चिमी घाट। रामोसी जाति थे 1822 में। अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। यह कोल्हापुर 1844 में। मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति यह खोंद।
खोन जनजाति तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। उन्हीं में ये मानव बलि की प्रथा थी। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? यह है बुद्धू भगत। 1831 के बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो यह है सिंहभूम, ये झारखंड में पड़ता है, सिंहभूम। अगला है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा में, बघेरा विद्रोह। अगला है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही क्रम के अनुसार रखें। तो ये आपको डेट याद रहेंगे तो आप सारा का सारा रख लेंगे, इसलिए डेट आपको याद रखना होगा। डेट बता दें सीधे। पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बंगाल का सिपाही विद्रोह है 1764 का। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के। अगला है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र के विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899-1900। यदि वो विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो विकल्प बी सही उत्तर हो सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन ही गलत है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? यह है बिहार में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये सिद्धू और कान्हू और भैरव चांद। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे, इन्हीं ने नेतृत्व किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये 1855-56। नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? यह है मेजर बरो। मेजर बरो हार गया था और तब भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये 1, 2, 3 सही है, ये बाकी चौथा गलत है। इसमें देखें 1855 में संथाल ने ये किया। ये सब बहुत ही कभी कभी पूछे जाने वाले सवाल हैं, फिर रिपीट नहीं होता जल्दी। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। और दूसरा है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? यह है भील विद्रोह। पश्चिमी घाट के खान देश में रहती थी भील जाति। तो 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला सवाल, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ये राजस्थान पीसीएस का है। इसका आंसर है गोविंद गिरी। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? यह बिरसा मुंडा। उलगुलन या महाविद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है, बिरसा मुंडा वाला। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था? यह 1899-1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह। जिस जनजाति नेता को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। जगत पिता कहा जाता था। इनको लोग पूछते भी थे, आज भी पूछते हैं। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यह है बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बात वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? ये 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। इनमें से ऑप्शन के आधार पर देखें कि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। ठीक, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? यह है रांची, झारखंड का एरिया। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा आदिवासी शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था 1933-34 के दौरान। गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। भारत में 19वीं शताब्दी में के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? यह जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक, कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? ये सब मेन कारण थे, जैसे भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान ठेकेदारों का बढ़ना, ये सब मेन कारण थे। साथ में ये व्यवस्था भी सहयोगी थी। हौज विद्रोह। हौज विद्रोह वो विद्रोह को कहा जा रहा है। वो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। बिहार यानी आज का झारखंड वाला है, संथाल परगना झारखंड में है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्न में से कौन था? तो सुरेंद्र साई। अगला सवाल, ये क्रम लगाना है इन विद्रोहों का। संथाल विद्रोह 1855-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859-60, दक्कन दंगे 1875। इसी के अनुसार क्रम लगा दीजिए। 1857 के विद्रोह के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन का क्रम बताना है, सीक्वेंस इसमें ऑप्शन दिया गया है। 1857 के बाद वाला कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन कृषक दंगे, बिरसा मुंडा उठाओ। तो ये संथाल विद्रोह नहीं है, क्योंकि संथाल विद्रोह 1855-56 में यानी 57 से पहले हो चुका था। बाकी तीनों जो हैं वो सिपाही विद्रोह के बाद हुए हैं। अगला है कूट मिलाना है। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, ये कहाँ कहाँ हुए थे? तो ये मोपला विद्रोह 1921 केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 76 पावना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 में, और बिरसा मुंडा का विद्रोह बिहार में 1899-1900 में। अगला विद्रोह और उसका वर्ष मिलाना है। तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना विद्रोह 1873-76, बंगाल नील विद्रोह 1859-60। अगला फिर से डेट मिलाना है विद्रोहों का। पावना विद्रोह 1873 से 85, एका आंदोलन 1921-22, संथाल विद्रोह 1855-56, ताना भगत आंदोलन 1914। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। अगला है फिर से विद्रोह मिलाना है, डेट। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, पावना किसान विद्रोह 1873-76, रंपा विद्रोह 1879-80, जयंतिया विद्रोह 1860-63। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये केरल में। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? वही रिपीटेड सवाल है, कहाँ हुआ कहाँ हुआ। अगला है बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, वेल्लौर विद्रोह। इसका डेट बताना है, तो डेट देख लें। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में, बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में, संथाल का विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855-56, और 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लौर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था।
तो ये वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है 1806 का। अगला विद्रोह है उसका भी डेट मिलाना है। अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कूका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कोली विद्रोह और चुआर विद्रोह सुमेलित नहीं है। बता रहे हैं, चुआर विद्रोह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये नायक विद्रोह का नेता ताना भगत था, ये गलत है। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह में कान्हू, अहोम विद्रोह में गोमधर कुंवर। अगला है ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? ये 1914 में। ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति 1914 में छोटा नागपुर में किया था। अगला फिर से विद्रोह और उसका क्षेत्र मिलाना है। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में, कुकी विद्रोह 1917 से 19 में मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। कूका विद्रोह 1840 से 72 के बीच पंजाब में हुआ। पावना विद्रोह 1873-76 बंगाल में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 बिहार या झारखंड में हुआ। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह डेट मिलाना है। ये डेट आप कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, नील विद्रोह ये सब आप मिला चुके हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो ये गंगा नारायण है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। अगला है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता, ये जोड़ानांग, ये जदोनांग या जोड़ानांग थे, जनजाति थे। ये मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने रानी गार्डिनेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। तो ये नेता जदोनांग, ये याद रखना है। और इन्हीं के साथ रानी गार्डिनेल्यू, ये काफी फेमस कैरेक्टर हैं। इनमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ये NM लोखंडे, नारायण मेधाजी लोखंडे 1848 से 1897 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। इसको याद रखिएगा। 2005 में इनकी तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये चैप्टर विद्रोह वाला समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें देखें, पहला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो सब कुछ कलकत्ता से शुरू हुआ है। कलकत्ता में 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स 84 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1791 में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। ठीक। अगला सवाल, कथन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसका आंसर, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है। इसकी व्याख्या काफी लंबी चौड़ी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? यह है माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस में द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। 1829 में शाही शासन के द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? यह भी कौन है? बी नंबर, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहला अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं
वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? सर विलियम जोन्स। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? ये 1813। ये संवैधानिक इतिहास वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। वुड डिस्पैच में ये दोनों सही हैं। अगला, चार्ल्स वुड के आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? यह शिक्षा से। अगला सवाल, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस विकास पर? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा के लिए था, ये याद रखना है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग था। अगला है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? यह लॉर्ड रिपन ने 1882 में। लॉर्ड रिपन के समय में W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यह है 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? शिक्षा से। सैडलर आयोग। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा पर है। अगला है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग है कब नियुक्त किया? 1917 में। विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। अगला सवाल है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा से। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? यह है मैकाले के स्मरण पत्र से, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये हैं 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद आंग्लविद विवाद। ये प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है कि भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में, तीनों जगह। ये 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसलिए चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है कि किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? यह है D.K. कर्वे। 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक, ये पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, काफी फेमस कैरेक्टर हैं।
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? यह बीजी तिलक न्यू इंग्लिश स्कूल के आरंभ के साथ पुणे में की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में। इसके संस्थापक सदस्यों में बी के चिपलुंकर, बीजी तिलक, एम बी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं है, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक है। ठीक है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक प्रचारकों में थे। 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में और अलीगढ़ में 1875 में अलीगढ़ में और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। अगला है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? यह राजा राम मोहन राय। संस्थान और उसके संस्थापक मिलाने हैं तो सीधे देखें। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1780, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली यानी कि लॉर्ड वेलेजली के समय 1800। अगला है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो यह वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक और बाद में व्यवसाय से वकील रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग। इसका शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो ये था आज का शिक्षा का विकास का सेक्शन। इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।